नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार। आज हम सभी लोग रजिया सज्जाद जहीर जी द्वारा लिखित नमक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से जहां रजिया सज्जाद जहीर दो देशों के बीच होने वाले बंटवारा के बाद में उलझे हुए समस्याओं, सरहदों को लेके विवाद, इस तरह से लोगों के अंदर एक अमन, प्रेम, सौहार्द इत्यादि की भावना को जगाने के लिए यह नमक नामक शीर्षक के माध्यम से वह लोगों के अंदर एक मानवीय चेतना या मानवीय संचार को जागृत करने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, रजिया सज्जाद जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो सरहदें होती हैं वह दो देशों के दो देशों अर्थात दो मुल्कों के सीमाओं का बंटवारा तो कर सकती है, लेकिन उनके अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके हृदय में जो एक दूसरे के प्रति जो लगन है, लगाव है, प्रेम है, आपसी सौहार्द है, उसका वह बंटवारा कभी नहीं कर सकती। तो ऐसे स्थिति में रजिया सज्जाद जहीर जी इस पाठ के माध्यम से यह बताने का भी प्रयास करते हैं कि मानव का जो प्रेम होता है, जो तत्परता होती है, वह किसी भी परिस्थिति में मानव रहे, लेकिन जो दूसरे के प्रति उसकी जो तत्परता है, जो लगाव है, वह हमेशा बना रहता है। और इस तरह से मानव पृथ्वी का जो सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है, उसके अंदर इन तमाम छोटी छोटी बातों को लेके किसी प्रकार की गिलान या मलान नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साफिया भाई के मना करने के बाद भी वह लाहौरी नमक को ले आने के लिए जिद करती हैं। इस तरह से कस्टम वाले जो अधिकारी हैं काफ़ी लंबे हैं और इस तरह से लंबे होने, चौड़े होने के बावजूद भी साफिया उनके पास अपने उस नमक के थैले को रख देती हैं और इस तरह से वह कहती है कि उन्होंने नज़र भर कर उसे गौर से देखा, बोले फरमाइए। जब साफिया उस अधिकारी की तरफ ये कहती हैं तो कहते हैं कि फरमाइए क्या कहना चाहती हैं आप। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि जैसे उनके लहजे ने साफिया की हिम्मत बढ़ा दी, इस तरह से उनके जिस तरह से व्यवहार थे उस तरह से उनके हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? साफिया उनसे पूछती हैं। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं। कस्टम अधिकारी ने कहा हमारा वतन तो दिल्ली है और आप भी तो उधर की रहने वाली मालूम होती हैं। फिर अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी, अपनी जान पहचान रिश्तेदारों से मिलने के लिए आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। साफिया कहती मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। हमारे भाई यहाँ रहते हैं, उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं, आपको भी तो शायद इधर आए, आपको भी शायद इधर आए यही दिन। तो इस तरह से साफिया उस कस्टम अधिकारी से बातों बातों में पूछ बैठती हैं। जी, कहते हैं जी जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, जब पाकिस्तान भारत अलग अलग हुए थे तभी हम आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है, लेकिन हमारा वतन तो दिल्ली है। साफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और इस तरह से वह अपने उस थैले को जो हाथों में लेके चल रही थी वह सामने रख दिया और उसमें से नमक की पुड़िया निकाल के बाहर रख दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया और धीरे धीरे किस तरह से हम ये नमक ले आ रहे हैं और क्यों ले आ रहे हैं, किसके लिए ले जा रहे हैं, इत्यादि बातें वह बताने लगी। बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरका, पुड़िया को, नमक की पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाया।
शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया। साफिया की पूरी बात समाप्त होने के बाद उन्होंने उस नमक की पुड़िया को दोनों हाथों में उठा लिया, अच्छी तरह लपेटा, अच्छी तरह से उसे लपेट भी लिया और खुद साफिया के बैग में रख दिया। और इस तरह से अच्छी तरह रखने के लपेटने के बाद साफिया के बैग में उन्होंने क्या कर दिया, रख दिया। इस तरह से बैग साफिया को देते हुए बोले, बैग को साफिया को लौटाते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता। कहते हैं कि मोहब्बत, दो देशों की जो मोहब्बत है वो इस कस्टम विभाग से इस तरह से गुजर जाती है कि यहाँ का कानून भी आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मेरा सलाम कहिएगा। कहें कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उस पर मेरा सलाम कहिएगा। और उन खातून को यह नमक देते वक्त, उस व्यक्ति को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा, लाहौर अभी तक उनका वतन है। उनसे कहिएगा, लाहौर अभी तक उनका वतन है और डेल्ही मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकल कर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई। इस तरह से कस्टम अधिकारियों के विभाग से, जो जांच पड़ताल करने वाला विभाग है, वहाँ से अपने सामान की जांच कराने के बाद दूसरे प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। प्लेटफार्म पर उनके बहुत से दोस्त आए, भाई रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों बहुत से लोग प्रशंसित नज़रों से देख रहे थे। बहते हुए आंसुओं, ठंडे सांसों, भीगे हुए ओठों के बीच से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। और इस तरह से साफिया जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रही हैं और इस तरह से उनके विदाई के दौरान उनके परिजनों की, अजीजों की आंखें नम हैं। इस तरह से सरहद से ट्रेन बढ़ती हुई आ रही है। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और इस तरह से अटारी में जो जगह वो पाकिस्तान, वहाँ पाकिस्तान पुलिस उतर गई और हिंदुस्तान की पुलिस सवार हुई। वहाँ हिंदुस्तान की पुलिस सवार हो गई। कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। यह भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ, कहाँ से अमृतसर जैसा शहर शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एक ज़मीन थी, सभी लोग एक ज़मीन के रहने वाले थे, एक जुबान थी, सब लोग एक जैसे बोलने वाले थे, एक सी सूरतें, एक ही जैसे सूरत, एक ही जैसे लिबास, एक ही पहनावा, एक साल लबो लहजा, एक तरह से जीवन शैली और अंदाज उसी तरह से थे। गालियाँ भी एक सी थी, गालियाँ भी लोग जो देते थे वह एक ही सी देते, जैसे पाकिस्तान में लोग देते थे उसी तरह भारत में भी देते थे। जिसने दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे, बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। बस एक ही मुश्किल थी कि दोनों तरफ लोग भरी भरी बंदूकें लिए हुए थे। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। अमृतसर में जब आए तो कस्टम वाले जो थे फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी। तो और इस तरह से वह एक नौजवान कस्टम अधिकारी हैं उनके तरफ बढ़ी। और इस तरह से जो बातचीत और सूरत में बंगाली लगते थे, जो देखने और बातचीत में वो बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। साफिया उन्हें हकीकत से रूबरू कराती हैं, कहती हैं देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकलें झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। और किस लिए नमक ला रही हैं, क्यों ला रही हैं, किसके लिए ला रही हैं, इत्यादि सभी जो कहानी है वह उनको सुना दी। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे। फिर बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई। साफिया की जब बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर साफिया को
ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोले, इधर आइए जरा, इधर मेरे साथ आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। और जो दूसरे अधिकारी थे उनसे कहें कि इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, एक सिरे पर आखिरी छोर पर एक कमरा था। वे उसके अंदर घुस गए। साफिया दाखिल होते हिचकिचाई और थोड़ा सा अंदर घुसने का प्रयास किया, हिचकिचाई, थोड़ा सा भयभीत हुई। वे मुस्कुरा के बोले, आइए आइए ना। इस तरह से वह अंदर गई। जेब से रुमाल निकाल कर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफ कर दिए, जेब से रुमाल निकाल के कुर्सी को कहें बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया और इस तरह से उस व्यक्ति ने बाहर झांके और एक पुलिस वाले को इशारा किए। साफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। साफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला आता है, कहते हैं 2 अच्छी चाय लाओ। साफिया को घूरता हुआ चला गया। वह पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। इस तरह से फिर उन्होंने मेज की दरार खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली और अंदर दूर तक हाथ डाले, किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। बाईं तरफ उस किताब पर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल आम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार से के साथ ढाका 1946, इस तरह से उस पर लिखा हुआ था। सम इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका 1946, इस तरह से। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। नजरुल की भी किताबें और टैगोर साहब की भी किताबें हम बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आए रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे एक किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता में रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई और पर हम वतन आते जाते थे। पर हम अपने वतन आते जाते रहते थे। वतन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा, कौन सा वतन? मैंने आपसे कहा ना, मेरा वतन ढाका है, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा, हाँ ठीक है। साफिया जल्दी से बोली, तो पहले तो ये बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। कहते हैं कि पहले इधर कस्टम था, अब उधर भी हो गया, गोलमाल हो गया। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाक कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाक की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। इस तरह से कहते हैं कि हर जगह की कुछ अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया की बैग में रख दी। उठते समय उन्होंने पुड़िया साफिया की बैग में रख दी। खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे और साफिया के बैग को उठाकर आगे चलने लगे। साफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ? इस तरह से साफियाँ सोच रही हैं। सबका वतन कहाँ कहाँ है? नौकरी के लिए लोग एक देश से दूसरे देश के सरजमी पर काम धंधे के लिए चले गए हैं। और इस तरह से साफिया उस कस्टम अधिकारी का धन्यवाद करती है जो स्वयं उसके नमक के उस बादामी पुड़िये को
वह अपने हाथों में लेकर उस प्लेटफार्म के अगले सिरे तक पहुंचा देते हैं। इस तरह से प्रश्न उठता है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा रजिया सज्जा जहीर जी ये बताने का प्रयास करती हैं इस पाठ के माध्यम से कि जो इंसान होता है, इंसान अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर आडंबर या पाखंड या सांप्रदायिक ताकतों के रूप में विकास करते हैं और लोगों को लड़ा के आपस में उलझा के लोगों के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को साफिया यह बताने का प्रयास करती हैं कि हम एक सिरे से यह नहीं कह सकते कि हम सभी पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं या पाकिस्तान के लोग कह सकते हैं सभी हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं। सभी देशों में विस्थापन होने के बाद कुछ लोग हिंदुस्तान के हैं जो पाकिस्तान में रुक गए और जो पाकिस्तान के हैं वो हिंदुस्तान में आके रह गए। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आधे सदस्य हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आधे सदस्य पाकिस्तान में रह रहे हैं। कहीं काम धंधे की व्यवस्था थी, कहीं रोजगार व्यवसाय की व्यवस्था थी, कहीं विस्थापन के दौरान होने वाले हिंसक कार्रवाइयों के वजह से लोग जगह जगह रुकते गए और इस तरह से लोग अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अपना रहन सहन व्यक्तित्व इत्यादि स्थापित करते गए। तो रजिया सज्जा जहीर जी इस पाठ के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास करती हैं कि सीमाओं से व्यक्ति के देश की सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। यहाँ तक भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, इस तरह से सीमाएं बनती हैं। लेकिन एक उन देशों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, जो समर्पण है, उसको हम सीमाओं के माध्यम से कभी बांट नहीं सकते हैं। सीमाएं व्यक्ति के हृदय में उपजे हुए एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, उसको सीमाएं कभी बांट नहीं सकती हैं और इस तरह से वह इस पाठ में बताने का प्रयत्न करती हैं। साथ ही साथ रजिया सज्जा जहीर जी ये भी बताने का प्रयास करती हैं कि जाति का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। जैसे साफिया मुसलमान होते हुए भी सिख बीवी को देखने के बाद उनकी जो शारीरिक बनावट, उनकी जो वेशभूषा, रहन सहन उसकी माँ से मिलती है, जिससे वह उन्हें अपनी माँ का दर्जा के रूप में उसे स्वीकार करने का प्रयास करती हैं। और वह भी सिख बीवी साफिया जैसी लड़की को देखने के बाद वह उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते थे। इस बात से हमें यह भी शिक्षा मिलता है कि जातिगत जो समीकरण है समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है जाति को लेकर, और जाति को लेकर नाना प्रकार के समाज में इस तरह से समस्याएं विद्यमान हैं। उस जातिगत समीकरण की समस्याओं को भी साफिया रजिया सज्जा जहीर ने साफिया और सिख बीबी के माध्यम से हल करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ उन कानूनों का भी खंडन करने का प्रयास करती है जिस कानून के माध्यम से गैर कानूनी वस्तुओं की एक लिस्ट है, लेकिन फिर भी कस्टम वाले जो अधिकारी हैं उनके अंदर वो इंसानी मानवता और प्रेम और सौहार्द है जो बड़े से बड़े कानूनों के द्वारा भी तोड़ा नहीं जा सकता है। अर्थात कस्टम के मार्ग से जो इंसानी जो प्रेम है, जो आपस की जो लगन है, करुणा है, और इस तरह से उसे हम रोक नहीं सकते हैं। वह अनवरत एक चलने वाली प्रक्रिया है और इस तरह से कानून भी हैरान रह जाता है और कस्टम अपनी मोहब्बत या अपना जो लोगों के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, वह प्रदर्शित कर देता है या भेज देता है। और इस तरह से साफिया रजिया सज्जा जहीर साफिया के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास करती हैं कि साफिया यह भी कहती है कि हम
शायद हैं जो वादा कर लेते हैं वह हमें पूरा करना चाहिए। अर्थात कोशिश करने वाले व्यक्ति की हार नहीं होती है। इस पास में यह भी बताया साफिया अपने बड़े भाई के कहने पर जो पुलिस अधिकारी है यदि वह मान जाती तो शायद वह नमक का वह वादा पुड़िया व लाहौरी नमक वह भारत के सरजमी पर नहीं ला पाती। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है।